Today our chapter is biotechnology and its principle. आप biotechnology का mean जानते होंगे. It is that branch where we use organisms or the enzymes of an organism to produce product and processes. हम क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में किसी ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं या फिर उसके अंदर प्रेजेंट एंजाइम का किस लिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में. सी बायोटेक्नोलॉजी हैज मेनी एप्लीकेशंस. आज के टाइम में मॉडर्न टाइम में बायोटेक्नोलॉजी एक तरीके से आप समझ सकते हैं वाइडर स्प्रेड है. इसके ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं. Biopharmaceuticals, therapeutic, diagnostic, genetically modified crop and processed food, bioremediation, waste treatment, energy production, ये सब क्या है एप्लीकेशंस हैं. बायोटेक्नोलॉजी क्या एरिया सी बायोटेक्नोलॉजी कितना वाइडर स्प्रेड है कि ये कितने ज़्यादा एरियाज में स्प्रेड है. आप देख सकते हैं यहाँ से कि बायोरेमेडिसिन में यूज़ करते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी डिसीज को डायग्नोज करने के लिए, या फिर इफेक्ट आप कह सकते हैं थेरापेटिक ट्रीटमेंट के लिए इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर किसी क्रॉप को पेस्ट रेजिस्टेंस या फिर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और फूड प्रोसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है. सो बायोटेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं बहुत क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं कुछ उसके अंदर. 3 मेजर क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं. पहला तो प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म और यूजुअली अ माइक्रोब और एंजाइम. एक बेस्ट कैटालिस्ट प्रोवाइड करना सो दैट इन द किस फॉर्म में इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, यूजुअली माइक्रोब्स आप कह दीजिए, एंजाइम्स कह दीजिए. एंड सेकंड ग्रेटर रिसर्च एरिया क्या है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल टेम्परेचर कंडीशन. सी ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करना किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को एक्ट करने के लिए, ये नेसेसरी हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी में और ये क्रिटिकल रिसर्च एरिया है. थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटालिस्ट एक्ट टू एक्ट, किसी भी कैटालिस्ट को एक्ट कराने के लिए उसकी कुछ ऑप्टिमल कंडीशंस होते हैं लाइक ऑप्टिमल टेम्परेचर, पीएच. सो ये भी एक क्या है रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का. थर्ड है हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड. आप जानते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होता क्या है. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मीन्स आप जब प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड उस प्रोडक्ट को फिर प्यूरिफाई एंड सेपरेशन टेक्निक्स अप्लाई करके उसको फिर आप मार्केट या फिर इकोनॉमिकल यूज के लिए यूज करें, वही क्या है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है. एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी एक तरीके का क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के लिए. सो दीज आर द रिसर्च एरियाज. नाउ एक एक एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किस एरिया में उसका यूज किया गया है उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं. फर्स्ट आप पहले ये जानिए कि एग्रीकल्चर 3 तरीके से की जाती है. पहला तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर एंड सेकेंड इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड थर्ड इज जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. सी ये तीनों एग्रीकल्चर का मेन एम यही होता है कि इंक्रीज करे क्या फूड प्रोडक्शन. एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर ये ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में मोस्ट एडवांस्ड था. आप समझिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो प्रोडक्शन इंक्रीज की गई थी क्रॉप्स की वो एग्रोकेमिकल का ही यूज करके किया गया था. इट यूजेस द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एक्सपेंसिव कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या होता है हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं. और इनका एक और नेगेटिव इफेक्ट ये है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का कॉज करते हैं. आप सोच सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं. एंड सेकेंड इज हमारा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है. ये भी एक्सपेंसिव है बट ये कह सकते हैं आप ये बायो एग्रीकल्चर है, बायोलॉजिकल बेस्ड. लाइक आप बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज करते हैं. इसमें क्या होता है आप किसी भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं करते, आप वहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करते हैं पर्टिकुलर पेस्ट का कंट्रोल करने के लिए. आप कह सकते हैं प्रेडेटर प्री रिलेशन पे बेस्ड होता है. एंड आप ऑर्गेनिक लाइक मैन्योर्स का यूज करते हैं. ये सब ऑर्गेनिक आप कह सकते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं आप.
एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ये थर्ड टाइप है हमारा। यहाँ पे क्या होता है, हम यूज करते हैं किसका, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज करते हैं फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, ये प्लांट्स हो सकते हैं, बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, फंगी भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकते हैं, जिनके जीन्स को हमने अल्टर्ड कर दिया है, चेंज कर दिया है मैनिपुलेशन के थ्रू। हमने उनके जीन को मैनिपुलेट कर दिया है, चेंजेस ला दे दिए हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई हो गए हैं। सो अब हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि एडवांटेज क्या है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इन प्लांट में। आपने जो क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाए हैं उनके एडवांटेज क्या है। पहला तो ये है कि इट मेक्स द क्रॉप मोर टॉलरेंट टू द एबायोटिक स्ट्रेसेस। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं वो एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट मोर टॉलरेंस शो करते हैं, चाहे कोल्ड्स हो गया, ड्रॉट हो गया, साल्ट हो गया, हीट हो गया, इन सब के अगेंस्ट उनका टॉलरेंस लेवल हाई होता है। सेकेंड ये है कि पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स reduces the use of chemical pesticides। अब वो सेल्फ क्या हो गए हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट हो गए हैं क्रॉप, जिसकी वजह से केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज डिक्रीज हो गया है। थर्ड ये है कि रेड्यूस कर रहे हैं वो लोग क्या, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होते हैं इन द इफ यू यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आप यूज कर रहे हैं तो उस केस में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का लेवल होता है वो कम होता है। It increases the efficiency of mineral uses by plants. It prevents early exhaustion of soil fertility। ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं इनकी मिनरल यूजेस एफिशिएंसी जो होती है ना हाई होती है, और ये लोग सॉइल की फर्टिलिटी को एग्जॉस्ट नहीं होने देते हैं कम्प्लीटली, मतलब प्रिवेंट करते हैं एग्जॉस्शन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। एंड नेक्स्ट वन इज इट इनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो होती हैं फूड की वो भी उसको भी इनहांस करते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं गोल्डन राइस। ये क्या है, गोल्डन राइस विटामिन ए इनरिच्ड राइस है। मीन्स अगर आप गोल्डन राइस को कंज्यूम कर रहे हैं मीन्स आप एक तरीके से विटामिन ए सोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं। To create the tailor-made plan to supply alternative resources to industries। और ये जो आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का यूज किया है ये एक तरीके से अल्टरनेटिव रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को, लाइक स्टार्च, फ्यूल, फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा। नाउ हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, उसमें आता है हमारा एक पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट एंड दे एक्ट एज अ बायोपेस्टिसाइड्स। अभी आपने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा था, वो पोल्यूशन कॉज कर रहे थे। और जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, जो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट है, वो बायोपेस्टिसाइड्स है, मतलब पोल्यूशन नहीं कॉज कर रहा है। इट reduces द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स। और बायोपेस्टिसाइड्स प्लांट्स जो होती हैं ये reduce कर दे रहे हैं क्या, लेवल ऑफ द यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स। एग्जाम्पल है कुछ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स के, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा। बीटी कॉटन सी, some strains of the Bacillus thuringiensis have a protein that kills the insects like Calypterans, beetle, Lepidopterans, that is tobacco, budworm and armyworm, and Dipterans, that is flies and mosquito। आप पहले जानिए जो बैसिलस थेरेगोनेसिस होता है वो एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और वो प्रोटीन जो होता है किल करता है इंसेक्ट्स को। जब इंसेक्ट्स बैसिलस थेरेगोनेसिस को ईट करते हैं तो उनके थ्रू क्या होता है, जो टॉक्सिन रिलीज करता है वो प्रोटॉक्सिन बैसिलस थेरेगोनेसिस, वो क्या करते हैं एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं। कौन कौन से इंसेक्ट्स किल होते हैं यहाँ पे, किसके अगेंस्ट बैसिलस थेरेगोनेसिस क्या है एज अ हार्म है, तो दैट इज कॉलिप्टेरेंस जो कि जिसका एग्जांपल बीटल है, लेपिडोप्टेरेंस जिसकी एग्जांपल टोबैको वर्म, बडवर्म एंड आर्मी वर्म है, एंड द डिप्टेरेंस जो कि फ्लाइज एंड मॉस्किटो। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एग्जाम में ऐसा कुछ आता है कि बीटल्स, तो बीटल्स कॉलिप्टेरेंस है, बर्डवर्म और आर्मी वर्म जो है लेपिडोप्टेरेंस है, एंड ये बैसिलस थेरेगोनेसिस प्रोटीन
टॉक्सिन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो किस किस इंसेक्ट्स को किल कर सकती है। Bacillus thuringiensis form an insecticidal protein that is Bt crystal during the phase of its growth. It does not kill the bacillus as it acts as an inactive protoxin. जो बैसिलस thuringiensis है अपने किसी पर्टिकुलर लाइफ स्टेज में एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं और वो प्रोटीन जो है एक तरीके की टॉक्सिन है, प्रोटॉक्सिन है और ये बैसिलस को इटसेल्फ उसी की बॉडी में है बट उसको नहीं किल करते हैं क्योंकि जो वो प्रोटीन है वो बैसिलस के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है और उसी इनएक्टिव फॉर्म को प्रोटॉक्सिन कहते हैं। जब when an insect ingests the toxin, it becomes active due to the alkaline pH of the gut, which solubilizes the crystal. Toxin binds to the surface of mid-gut epithelium cell, creating pores. It causes the swelling and lysis and death of the insects. See, but जब insects फीड करता है बैसिलस thuringiensis को या फिर टॉक्सिन को, तो ये जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पीएच जो होता है इंसेक्ट्स के गट का, उसकी वजह से ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये जब सॉल्युबलाइज होता है क्रिस्टल तब ये बाइंड कर जाता है इपिथेलियम सेल्स जो होते हैं गट ऑफ द इंसेक्ट के गट में जो इपिथेलियम सेल्स होते हैं उससे बाइंड कर जाता है और उन सेल्स में पोर क्रिएट कर देता है और जो सेल्स में जब पोर होते हैं वो स्वेल आउट हो जाते हैं जिससे वो ब्रस्ट आउट मतलब लाइसिस होती है उनकी और इंसेक्ट की भी डेथ हो जाती है। Bt toxin gene were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into the crop plants such as cotton. जो Bt toxin gene है वो आइसोलेट किया गया था किससे, बैसिलस thuringiensis से और उसके बाद उसको क्रॉप प्लांट की जीन में डीएनए में जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया जिसकी वजह से वो प्लांट इटसेल्फ रेजिस्टेंट हो गया एंड उसी को क्या कहा गया बीटी कॉटन सच अगर आप कॉटन में ऐसा कर रहे हैं तो वो जो क्रॉप आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मिलेगा तो वो क्या होगा बीटी कॉटन होगा। मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक और जो बीटी टॉक्सिन होते हैं ज्यादातर वो किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट ग्रुप के लिए स्पेसिफिक होते हैं और जो प्रोटीन कोड करता है इन टॉक्सिन्स को जो प्रोटीन कोड होता है जिस जीन से उसको क्राइजीन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए अगर जो प्रोटीन इनकोडेड क्राई 1AC and क्राई 2AB gene controls the cotton bollworm and protein cry 1AB gene controls the corn borer sorry। अगर आप क्राई 1AC और क्राई 2AB जीन की बात करें तो ये दोनों जो जीन है ये उस प्रोटीन को कोड करते हैं, वो प्रोटीन जो कि कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म और क्राई 1AB जीन अगर आप बात करें तो वो उस प्रोटीन को कोड करता है जो कि प्रिवेंट करता है कंट्रोल करता है किसको, कॉर्न बोरर को। तो आपने ये क्या पढ़ा कि जो किसी पर्टिकुलर प्लांट को में अगर आप कोई स्पेसिफिक जीन उसकी जीन में इनकॉर्पोरेट कर दें तो जिससे क्या होगा वो प्लांट इटसेल्फ उस इंसेक्ट्स के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा।